Good afternoon, everyone. Now, आज के दिन में मैं जो रिपोर्टरी का एक जो सिलसिला हम लोग का चल रहा था, और पिछले बार हम लोगों ने एंटीसोरिक रिपोर्टरी और इवोल्यूशंस, रिलेशनशिप, ये सब को देखा था। बीच की कड़ी एक और है, एंटीसोरिक के बाद में BTP भी, थेराप्यूटिक्स पॉकेट बुक बॉनिगेशंस का भी आता है। लेकिन इसके पहले कि मैं थेराप्यूटिक पॉकेट बुक्स को लूँ, मैं एक और जो कि थेराप्यूटिक पॉकेट बुक पर आधारित रिपोर्टरी है, बोगर बॉनिगेशंस रिपोर्टरी, कैरेट BBCR जिसको हम लोग कहते हैं। ये BBCR को थोड़ा सा हम लोग ओवरव्यू कर अध्ययन करें, क्योंकि यह जरूरी है कि हम लोगों का कॉन्सेप्ट बन जाए। कॉन्सेप्ट बनना बहुत ही ज़रूरी है। आपका जब कॉन्सेप्ट बन जाता है तो आपको इलाज करने में काफ़ी सहूलियत होती है। तो आज हम लोग थोड़ा सा बोगर बॉनिगेशंस कैरेक्टरिस्टिक्स रिपोर्टरी के विषय में जानने का कोशिश करेंगे। छात्रों, आप जानते हैं कि बॉनिगेशंस का जो है सो सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट था लॉजिक और फिलॉसफी। एंड वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने कि रिलेशनशिप दिया था, मैंने बता चुका हूँ। और उनके एनालिटिकल थिंकिंग के कारण, सोच के कारण जो है सो डॉक्ट्रिन ऑफ कॉन्कॉमिटेंट और ग्रैंड जनरलाइजेशंस की बात हुई। उसके बाद में बोगर के आते हैं, जो कि बॉनिगेशंस के सबसे बेस्ट स्टूडेंट माने जाते थे। और उन्होंने एक रिपोर्टरी की रचना की 1905 में। ये 19वीं शताब्दी की बात है, 1905 में, जिसको कि बोगर्स बॉनिगेशंस कैरेक्टरिस्टिक्स रिपोर्टरी के नाम से जाना जाता है। इन्होंने बॉनिगेशंस के कॉन्सेप्ट को अपने जो इतने सालों में उन्होंने प्रैक्टिस किया था उसके साथ में जोड़ करके बॉनिगेशंस के कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा इनलार्ज करने का कोशिश किया। तो मैं इनलार्जमेंट पे पहले इसलिए जाना चाहता हूँ कि आप लोग देखेंगे कितना प्रैक्टिकल है रिपोर्टरी। रिपोर्टरी के प्रैक्टिकल महत्व को जानने के लिए मैं आपको बोगर बॉनिगेशंस कैरेक्टरिस्टिक्स रिपोर्टरी की चर्चा आज कर रहा हूँ। आप देखेंगे इसके अंदर में जो कॉन्सेप्ट है वह बेसिक कॉन्सेप्ट है, वह डॉक्ट्रिन ऑफ कंप्लीट सिम्टम्स, डॉक्ट्रिन ऑफ पैथोलॉजिकल जनरल, डॉक्ट्रिन ऑफ कॉजेशन एंड टाइम, क्लिनिकल रूब्रिक्स, बहुत इंपॉर्टेंट है क्लिनिकल रूब्रिक्स, इवैल्यूएशन ऑफ रेमेडीज, फीवर टोटलिटी और कॉन्कॉर्डेंस। ये सारी बातें इतने महत्वपूर्ण हैं कि वह क्लिनिक ऐसा लगता है कि यह जो रचना की गई है, इस बात को जो बनाया गया है, यह मुख्यतः प्रैक्टिकल है, यानी कि प्रैक्टिस से निकला हुआ, अनुभव से निकले हुए आधार पर इन्होंने इसका रचना किया है। इसलिए हम लोग को सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण बात हम लोगों के पास में होता है कि हम लोग कितने प्रैक्टिकल हो सकें, कितने हम लोग क्लिनिकल हो सकें। डॉक्टर CM बोगर के विषय में बताऊं, वो यूनाइटेड स्टेट के और 20वीं शताब्दी के पहले भाग में सबसे महत्वपूर्ण होम्योपैथिक चिकित्सक हुआ करते थे। और वो बॉनिगेशंस के फॉलोअर्स थे। और 1900 से 1905 के बीच में उन्होंने रिपोर्टरी ऑफ एंटीसोरिक रेमेडीज को ट्रांसलेट किया था। 1900 के आसपास में अंग्रेजी भाषा में उन्होंने रिपोर्टरी ऑफ एंटीसोरिक रेमेडीज को ट्रांसलेशन किया था। और इस ट्रांसलेशन के दौरान उन्हें बॉनिगेशंस का कॉन्सेप्ट के विषय में, उनके आइडियाज के विषय में समझने में काफ़ी सहूलियत हुआ। और इसमें इन्होंने यह बेसिक प्रिंसिपल्स को समझा, इसके प्लान एंड कंस्ट्रक्शंस को समझा, फिर कॉम्प्रहेंसिव और प्रैक्टिकल, कितना वो प्रैक्टिकल हो सकता है, कैरेक्टरिस्टिक्स रिपोर्टरी कितना, यह बॉनिगेशंस का थ्योरी कितना प्रैक्टिकल हो सकता है, इसको उन्होंने समझने का प्रयास किया। और यह रिपोर्टरी 1905 में बोरिक एंड टैफल के द्वारा जर्मन भाषा में यह प्रकाशित हुआ। और 1952 में ये इंडिया में
सेकेंड एडिशंस के रूप में आया, इसको इंडियन एडिशन भी बोलते हैं, और तीसरा संस्करण इसका 1972 में हुआ, ये भी इंडिया में ही हुआ। इसके एक वॉल्यूम में है लेकिन 2 पार्ट है। इसमें 140 दवाओं का है, जिसमें कि मेट्रिया मेडिका और रिपर्टरी है। पहले भाग में कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेडिसिन, हर एक दवा का चरित्रगत लक्षण के साथ में दिया गया है, और सेकेंड पार्ट में रिपर्टरी प्रॉपर है। इसका पहला प्रकाशन 1905 में हुआ था, जैसा कि मैं बता चुका हूं। इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, इस बीबीसीआर की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो कहते हैं कि 19वीं शताब्दी के दूसरे क्षेत्र में केंट साहब का भी बोलबाला हो रहा था, और केंट साहब भी अपने बहुत सारे अनुभव लेकर के हम लोगों के सामने में आए, और उस अनुभव में उन्होंने प्रैक्टिकल और क्लिनिकल, क्योंकि ये लोग केंट भी क्लिनिशियंस थे, बोगर भी क्लिनिशियंस थे, तो इन लोगों ने क्लिनिक को ज़्यादा महत्वपूर्ण दिया। बॉर्निगेसेंस के विषय में थ्योरेटिकल ज़्यादा बात कही जाती है, प्रैक्टिकल कम बात कही जाती है, लेकिन थ्योरी को क्लिनिक में प्रैक्टिस कर डालने के बाद में बहुत सारी बातें, नई बातें उभर करके आती हैं, उनका समावेश करना जरूरी था, और बॉर्निगेसेंस के रिपर्टरी थेराप्यूटिक पॉकेट बुक्स को अपग्रेड करना जरूरी था, यानी कि उसके अंदर में एक क्लिनिकल अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप हो जाए, इस बात की आवश्यकता थी। इसी कारण से डॉक्टर बोगर ने बॉर्निगेसेंस रिपर्टरी को इन्हांस करके एक अपना नया रिपर्टरी का जन्म दिया, जो कि बॉर्निगेसेंस के कॉन्सेप्ट को भी रखा, और साथ ही अपने क्लिनिकल अनुभव को, जो प्रैक्टिस में, डे टू डे प्रैक्टिस में जो प्रॉब्लम आते हैं, उन सभी प्रॉब्लम को इसमें समावेश करने का कोशिश किया, और इसमें सारे फंडामेंटल और स्ट्रक्चर्स एंड मेथडोलॉजी को इन्होंने इसके अंदर में कॉर्पोरेट किया। आप बीटीपीबी बॉर्निगेसेंस थेराप्यूटिक पॉकेट बुक्स में आप देखिएगा, उसमें एसोरिक और एंटीसोरिक रेमेडीज है, साइड ऑफ द बॉडीज है, और रिपर्टरी, उसके इस पर मैं विशेष रूप से अलग से चर्चा करूंगा। रिपर्टरी ऑफ द इंटरमिटेंट फीवर है, हुपिंग कफ है, और एफॉइम ऑफ हिपोक्रेट के आधार पर यह बीटीपीबी बना था, यानी कि सोरिक एंटीसोरिक रेमेडीज, साइड ऑफ द बॉडी, और इंटरमिटेंट फीवर, हुपिंग कफ, और हिपोक्रेट्स का जो एफॉरिम है, इस पर विशेष रूप से चर्चा डॉक्टर बॉर्निगेसेंस ने किया है, और उस चर्चा के आधार पर उन्होंने प्रैक्टिकल एक फार्मूला बनाने का कोशिश किया था, जो कि उनके रिपर्टरी में आपको दिखलाई पड़ेगा। इसके जो मेट्रिया मेडिका पार्ट है, जो बीबीसीआर में, उसमें कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स दिए हुए हैं 140 दवाइयों का, और प्रोमिनेंट सिम्टम्स को बोल्ड में रखा गया है, और इसमें एक सेक्शन और बनाया गया है जिसको कि कॉन्कॉर्डेंस कहा, जिसमें कि उन्होंने रिलेशनशिप 125 दवाइयों का दिया है। तो यह कंबाइंड है, आप देखिएगा मेट्रिया मेडिका का पार्ट भी इसके अंदर में भी आपको दिखलाई पड़ रहा है 140 दवाइयों का, जिसमें कैरेक्टरिस्टिक्स और प्रोमिनेंट सिम्टम्स का उन्होंने जिक्र किया है, और कॉन्कॉर्डेंस का भी जिक्र किया है। ये एक महत्वपूर्ण भाग है आपको मेट्रिया मेडिका को समझने के लिए। अतः कम से कम आप 140 दवा को, इसके अंदर में पाए जाने वाले दवाई, जो 140 दवाइयां हैं, उनको अगर कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स को पढ़ लीजिएगा, तो आप उसके मूल आधार को समझने में आपको सहूलियत होगा। तो मैं आप लोगों से भी यह निवेदन करता हूं कि आप लोग निश्चित रूप से इस 140 दवाई को कम से कम अच्छा से पढ़ लीजिए, तो आपको आने वाली दवाइयों को, बाद वाली दवाइयों को भी समझने में काफ़ी मदद मिलेगा। इसमें जो कॉन्सेप्ट ऑफ टोटलिटी, और मैंने आप लोगों को कैरेक्टरिस्टिक्स वैल्यू ऑफ सिम्टम्स की बात कही थी, जो कि बॉर्निगेसेंस के हेक्सामीटर के हिसाब से था। इस हेक्सामीटर को इन्होंने पूरे रूप से इस रिपर्टरी में डालने का कोशिश किया है। चेंज इन द पर्सनैलिटी एंड टेम्परामेंट, पहला था क्विज, चेंज इन द पर्सनैलिटी एंड टेम्परामेंट। दूसरा था पिक्यूलियरिटीज ऑफ द डिजीज, जिसको क्विड कहा। उसके बाद का सीट ऑफ द डिजीज, कहाँ पर है, यूबी। कॉन्कॉमिटेंट, क्यूबस ऑक्जिलस। उसके बाद में क्योर, द कॉजिशंस।
और मॉडलिटीज कुमैडो एंड टाइम उनैंडो। तो ये सारे कॉन्सेप्ट जो हैं सो टोटलिटी का हूबहू इसके अंदर में समाहित करने का कोशिश किया गया। तो आप देख रहे हो इसमें मेट्रामेडिका का पार्ट भी है, आप मेट्रामेडिका में आइडेंटिफाई भी कर सकते हो और इन दवाओं को आप एक हेक्सामीटर में भी आप देख सकते हैं। तो एक साथ में मेट्रामेडिका और के साथ और दवा रिपोर्टरी का समावेश आपको इस रिपोर्टरी में दिखलाई पड़ेगा। इसका जो फिलोसॉफिकल बैकग्राउंड है वह डॉक्ट्रिन ऑफ कंप्लीट सिम्टम्स। सभी लोगों ने हैनीमैन के इस बात को दिमाग में रखा कि लक्षण कंप्लीट होना चाहिए और कॉन्कॉमिटेंट की बात सभी ने चर्चा की और यह बात इस बात को जाहिर करता है कि लोगों को डॉक्टर हैनीमैन के कॉन्सेप्ट में कितनी आस्था थी और कितना विश्वास था। डॉक्ट्रिन ऑफ पैथोलॉजिकल जनरल, ये नया एडिशंस डॉक्टर बोगर ने किया है। पैथोलॉजिकल जनरल और पैथोलॉजी क्या होता है यह हम लोग थोड़ा सा विशेष चर्चा और करेंगे। उसके बाद में डॉक्ट्रिन ऑफ कॉजेशन एंड टाइम, कारण और समय, इसकी चर्चा और डॉक्टर बोगर की एक अलग पुस्तक भी है उपलब्ध जिसको कि टाइम्स ऑफ रेमेडीज बोलते हैं, उसको भी आप लोग थोड़ा सा देखने का कोशिश कीजिएगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात है फीवर टोटलिटी। जब हम फीवर को देखते हैं तो फीवर के विषय में दिमाग हम लोगों का बहुत ही भ्रमित है और अधिकांशतः मैं चिकित्सकों में देखता हूँ कि फीवर के इलाज करते समय में उनके दिमाग में एक बृहत कॉन्सेप्ट रिपोर्टरी का नहीं आ पाता है। लेकिन इस चैप्टर को अगर बहुत ध्यान से आप पढ़ेंगे तो फीवर के टोटलिटी बनाना बहुत कठिन नहीं है। फीवर का इलाज सबसे सरल आपको नजर आएगा और फीवर के लिए होम्योपैथी में ज़्यादा परेशान होने का जरूरत नहीं पड़ेगा। और इसमें फिर लास्ट में कॉन्कॉर्डेंस की बात की गई है। ये इतने बैकग्राउंड के साथ में इस रिपोर्टरी की रचना की गई है। आइए हम लोग एक एक करके देखते हैं। डॉक्ट्रिन ऑफ द कंप्लीट सिम्टम्स एंड कॉन्कॉमिटेंस, ये आइडिया जो है सो हम लोगों ने देखा कि बॉर्निगेसेंस का था और कंप्लीट सिम्टम्स को लोकेशन, सेंसेशन एंड मॉडलिटीज को डाला गया। ठीक है ना, लोकेशन हम लोगों ने इस पर चर्चा कर चुके हैं। और इंटरव्यू के समय में अटेंडेंट्स जो है सो बहुत सारे ऐसे बातें बताते हैं जो कि रोगी नहीं बताता है, वह कॉन्कॉमिटेंट के रूप में जोड़ने का जरूरत पड़ता है क्योंकि रोगी को उसका अनुभव नहीं होता है। और कॉन्कॉमिटेंट से हमको यह मदद मिलता है कि एक दवा से दूसरे दवा से कैसे डिफ्रेंशिएट करें। ठीक है ना, डिफ्रेंशिएशन भी जरूरी है क्योंकि बहुत मिलता जुलता, बहुत पैरेलल मेडिसिन सब है आपके मेट्रामेडिका में। इतना समानांतर है कि आपको लगता है कि दोनों दो दवा है कि एक ही दवा है ना, लेकिन भिन्नता तो है। तो इस पैरेलल मेडिसिन में डिफ्रेंशिएशन करने का जो है एक यह कॉन्कॉमिटेंट का आधार है और यह आप लोगों को इस अध्ययन में पता चलेगा। पैथोलॉजिकल जनरल के विषय में मैं बताना चाहूँगा। जनरल चेंजेज इन द टिश्यू एंड द पार्ट ऑफ द बॉडी। जनरल चेंजेज जो परिवर्तित हो गया टिश्यू में, है ना, वो आपका बदलाव तो नहीं होगा। जनरल चेंजेज एक होता है पर्टिकुलर एरिया में चेंज होता है और एक जनरल चेंजेज होता है। जैसे आप कहोगे कि ब्लड कैंसर है, लिकोमिया, तो लिकोमिया तो पूरे शरीर में फैल रहा है ना, लेकिन केवल वह ब्लड में ही रिलेटेड है। तो ये लिकोमिया जो हो गया सो पर्टिकुलर पैथोलॉजी का है, ब्लड की पैथोलॉजी हो गया। कैंसर ऑफ द लीवर हो गया तो ये ब्लड हो गया। लेकिन कैंसर जब मेटास्टेटिस स्टेज में हो जाता है तो वह जनरल पैथोलॉजी को एक्वायर करने लगता है, यानी कि एक भाग से दूसरे भाग में, और पूरे जब जनरलाइज होने का कोशिश करता है तो यह आपको जनरल पैथोलॉजी कहलाता है। तो छात्रों एक बात को दिमाग में रखेंगे, लोकलाइजेशन ऑफ पैथोलॉजी और जनरल पैथोलॉजी में अंतर है। जैसे हाइपरटेंशन की बात करो और डायबिटीज की बात करो, तो डायबिटीज में खाली आपके शुगर के लेवल नहीं बढ़ते हैं, इसके साथ में और भी चेंजेज आते हैं जो कि एक जैसा दिखलाई पड़ता है। उस सिचुएशंस में यह जनरल पैथोलॉजी के रूप में आ जाता है। इसीलिए इसका बहुत इम्पोर्टेंस लाइक, चूंकि जो भी चीज जनरलाइज हो जाता है, जनरलाइज होने का मतलब है कि विस्तार हो जाता है, जिसका विकास हो जाता है, जो कि जड़ जमा लेता है रोगी में, है ना, रोगी के अंदर में जड़ जमा लेता है और जड़ फैलते फैलते
पूरे जगह पर फैल जाता है तो वह रोगी का पार्ट हो जाता है, उसके जीवन का अंग हो जाता है। तो जनरल पैथोलॉजी को उन्होंने कहा यह जीवन के अंग बना हुआ पैथोलॉजी है। पैथोलॉजी इसलिए है कि वह विपरीत रूप में काम कर रहा है, वह फिजियोलॉजिकल ढंग से काम नहीं कर रहा है, मदद करने के ढंग से काम नहीं कर रहा, वह उसको कष्ट देने के काम में कर रहा है। तो हमारे शरीर में जो व्यवस्था है वह जीवन को व्यवस्थित करने के लिए है, लेकिन एक पैरेलल समानांतर पद्धति इस लागू हो जाता है जो कि जीवन को कष्ट देता है, और जीवन को कष्ट देने वाले जनरल पैरेलल सिस्टम को उन्होंने कहा पैथोलॉजी है, ठीक है ना, जनरल पैथोलॉजी है। तो फिजियोलॉजी के का जो अपोजिट पार्ट होगा, जो फिजियोलॉजिकल पार्ट है उसका अपोजिट जो दिखलाई पड़ेगा वो आपके पैथोलॉजिकल जनरल के नाम से जाना गया। इस बात को आपको अच्छा तरह से समझ लेना चाहिए। ये कंसंट्रेट करने में मदद कर देता है आपको सिमिलिमम के पास में, और चेंजेस को ऑब्जर्व करने में काफ़ी मदद मिलती है। और सेंसेशन एंड कंप्लेंट्स ये आपको समझने में सहायक होता है। सेंसेशन है ना, अनुभूति। अनुभूति आपको शरीर में जब बीमार अवस्था है तो दो कारणों से होगा, एक पैथोलॉजी के कारण से होगा और एक फिजियोलॉजी के कारण से होगा। फिजियोलॉजी कहता है कि खाना का स्वाद, खाना खाते हैं चबाते हैं तो स्वाद होता है। पैथोलॉजी कहता है कि यह स्वाद जो है सो परिवर्तित है, ठीक है ना। तो ये पैरेलल, ये सेंसेशन से और कंप्लेंट से आप रिलेट करने के लिए यह जो है आपका पैथोलॉजिकल जनरल का अध्ययन करना जरूरी है। लोग कहते हैं कि हम लोग होम्योपैथी में पैथोलॉजी का महत्व नहीं देते हैं। मैं कहता हूं कि पैथोलॉजी का तो सबसे पहले महत्व देते हैं। बिना पैथोलॉजी को महत्व दिए हुए, बिना चेंजेस को समझ करके, कहाँ पर चेंज हुआ है, परिवर्तन कहाँ पर हुआ, जीवन में कहाँ पर परिवर्तन हुआ, इस बात को समझे बिना आप रोगी के टोटलिटी को फॉर्म नहीं कर सकते हैं। तो रोगी में दो भाग बना हुआ है, एक भाग जो कि चेंज हो गया है और एक भाग नहीं चेंज हुआ है। तो हम लोग को दिमाग में रखना चाहिए कि कौन सा भाग में फिजियोलॉजिकल ज़्यादा नॉर्मल वे में काम कर रहा है और किस भाग में पैथोलॉजिकल चीज़ काम कर रहा है। ये अगर दोनों को आप जब टोटलिटी बनानी होगी तो इस नॉर्मल फिजियोलॉजी को और नॉर्मल ये एबनॉर्मल पैथोलॉजी को दोनों को समाहित करके आपको टोटलिटी का बन सकता है। यही एक बहुत बड़ा आधार बन जाता है हम लोगों को ये समझने से कि पैथोलॉजिकल जनरल है। पैथोलॉजी को एक्सेप्ट करना, स्वीकार करना हमें आवश्यकता है, क्योंकि जीवन में जो घटनाएं घट रही हैं अगर स्वीकार करना नहीं सीखिएगा तो आप सही चीज को नहीं पकड़ पाइएगा। उसकी स्वीकृति ही आपको उसकी पहचान बनाता है। स्वीकृति, एक्सेप्टेंस आपको पहचान बनाता है। कैसे कहेंगे नहीं है कि नहीं? अगर आप नहीं नकारते हो तो इसका मतलब आप भागना चाहते हो, उसको एस्केप करना चाहते हो। इसलिए एक्सेप्टेंस इज मोर इम्पॉर्टेंट। तो डॉक्ट्रिन ऑफ जो पैथोलॉजिकल जनरल जो है आपको यह बात को बताता है कि आप हो रहे गलतियों को भी पहचानो, गलतियों को भी पहचानो। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, गलतियों को भी पहचानो। ये एक हम लोग को सब इससे जानकारी मिलती है। देन है कॉजेशंस एंड टाइम। ये बॉगर में कॉजेशंस और टाइम को डिफाइन किया है और हर एक चैप्टर में उन्होंने टाइम एग्रीवेशंस डालने का कोशिश किया है और कॉजेशंस को भी डालने का हर एक चैप्टर में कोशिश किया है। जैसे ठंडा से बढ़ रहा है, गर्म से बढ़ रहा है, ये कहा कि ये जो एडेप्टेबिलिटी है, प्रॉब्लम के साथ में जीवित रहना, प्रॉब्लम समस्या के साथ में आप जीवित हो, तो यह आपका एडेप्टेशंस है। आप उसके साथ में कितना घुल मिल गए हो, कितना आप जीवित हो, और जीवित होने का प्रमाण है कि आपके अंदर में ये मॉडलिटीज है, आपके अंदर में टाइम फैक्टर्स है, आपके अंदर में कॉजेशंस है। इन्होंने इस रिपोर्टरी में रेमेडीज का इवैल्यूएशंस किया और इवैल्यूएशंस को अलग अलग टाइपोग्राफी में इन्होंने दिया है ना। इस रिपोर्टरी में आप देखेंगे टाइपोग्राफी जो वही फॉलो किया गया है जो कि बॉर्न विसेंस में है। जबकि कैपिटल लेटर में बोल्ड
कहा उसको 5 मार्क्स हम लोग देते हैं, बोल्ड को खाली 4 मार्क्स देते हैं, इटैलिक्स में लिखे हुए को हम लोग 3 मार्क्स देते हैं, 3rd ग्रेड का आता है, और रोमन में लिखे हुए को, रोमन लेटर में जो लिखा हुआ है उसको हम लोग 2 मार्क देते हैं, और जो रेयरली है उसमें क्वेश्चन मार्क जैसा पैरेंथेसिस लगा हुआ है उसको हम लोग रेयरली यूज्ड मेडिसिन भी बोलते हैं। उसके बाद में बहुत ही महत्वपूर्ण और यूनिक कंट्रीब्यूशन है आपको बोगर का, जिसको कि हम लोग फीवर टोटलिटी कहते हैं। कहता है कि ईच स्टेज ऑफ फीवर इज फॉलोड बाय टाइम, एग्रीवेशंस, एमुलेशंस एंड कॉन्कॉमिटेंस। अगर बुखार देखना है तो उसमें यह देखना पड़ेगा समय क्या है, कब बुखार बढ़ता है, कब बढ़ता है, कैसे घटता है, और उसके साथ में क्या होता है। बुखार के समय में मुंह में गला सूख रहा है, बुखार के समय में गला नहीं सूख रहा है, प्यास बहुत ज़्यादा लग गया है, प्यास नहीं लग रही है, बुखार के समय में चेहरा लाल है, बुखार के समय में चेहरा पीला है, ये आपका कॉन्कॉमिटेंट के रूप में आता है। और आपको जब बुखार देखना हो तो समय देखना सीख जाइए, उसका एग्रेवेशंस को देखना सीख जाइए, एमुलेशंस को देखना सीख जाइए, और बुखार पर से दिमाग हटा करके कॉन्कॉमिटेंट पर चले जाइए। दर्द हो रहा है, कहाँ पर दर्द हो रहा है? केवल पैर में दर्द हो रहा है, खाली तलवे में दर्द हो रहा है, तलवा एकदम बर्फ के जैसा ठंडा है, कुछ तो गर्म में है, अगर पूरा शरीर गर्म है तो कहीं ना कहीं तो ठंडा होगा ही। तो ठंडा का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, गर्मी का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, उसी को तो बुखार कहते हैं। इन्फ्लामेशन हो गया तो बैलून थोड़ी बन गया, इन्फ्लामेशन हो गया, बुखार एक इन्फ्लेमेटरी स्टेज है, तो बैलून तो नहीं बना ना, क्योंकि ये शरीर है, तो शरीर में कौन सा भाग में हीट जमा हो गया, कौन सा भाग में हीट नहीं जमा हुआ, अगर ये देखने का प्रयास आप करेंगे तो फीवर को समझने का प्रयास करेंगे। टिप्स ऑफ द नोज एकदम ठंडा है, पूरा शरीर गर्म है। कान का पिन्ना जो लग रहा है कि उसमें आइसी कोल्ड है। ऐसे बहुत सारी बातें हैं जो कि बुखार के समय में आप ऑब्जर्व कर सकते हो और आपको दवा का जानकारी मिल सकता है। उसके बाद में कॉन्कॉर्डेंस, जो कि हम लोगों ने काफ़ी इस पर विस्तार से पढ़ा। ये बोगर ने इसको जो अपने प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज पाया उसको थोड़ा सा रीस्ट्रक्चर करने का कोशिश किया है, उसको फिर से निर्माण करने का कोशिश किया है, और बहुत सारे नए दवाओं को इसमें उन्होंने ऐड किया है, और अपने एक्सपीरियंस से उसको आगे कॉन्कॉर्डेंस को एस्टैब्लिश करने का कोशिश किया है। इस रिपोर्टरी का जो BBCR का जो सोर्स है, कहाँ से आया, इसके आधार जो हैं, सो पहला आधार है रिपोर्टरी ऑफ एंटीसोरिक रेमेडी, दूसरा आधार है थेराप्यूटिक पॉकेट बुक्स, तीसरा आधार है साइड ऑफ द बॉडी, और चौथा आधार है रिपोर्टरी पार्ट ऑफ इंटरमिटेंट फीवर एंड हुपिंग कफ, और पांचवा आधार है एफोरिम ऑफ हिप्पोक्रेट्स। ये 5 रेफरेंस है, स्रोत है, जहां से उपज करके यह BBCR हम लोगों के सामने में आया। इसको बीच में छोड़ दो, अभी हो गया। इसमें जो चैप्टर है उसमें चैप्टर माइंड से शुरू होता है, उसके बाद में सेंसोरियम है, उसके बाद में वर्टिगो, हेड, आई, ईयर, नोज, फेस, टीथ, माउथ, एपिटाइट, थर्स्ट, टेस्ट, इरेक्टेशंस, वाटर ब्रेथ एंड हार्टबर्न, हिकफ, नॉसिया एंड वॉमिटिंग एक चैप्टर है, स्टोमक अलग है यहाँ पर, हाइपोकॉन्ड्रिया, फिर एब्डोमेन, फिर है इंग्यूनल एंड प्यूबिक रीजन, फ्लैचुलेंस, स्टूल, एनस एंड रेक्टम कंडीशंस, पेरिनियम, प्रोस्टेट ग्लैंड, यूरिन, यूरिनरी ऑर्गन, जेनिटलिया, सेक्सुअल इम्पल्स, menstruation, respiration, cough, larynx and trachea, voice and speech, neck and external neck, chest inner, back scapular, upper extremity, lower extremity, sensation and complaints in general, और लास्ट में 42 में है glands।
उसके बाद में आता है बोन्स, अलग चैप्टर है बोन पर, स्किन एंड एक्सटीरियर। फिर है आपको स्लिप, फॉलिंग एस्लिप्स। उसके बाद में है फीवर पैथोलॉजी, फिर ब्लड है, फिर हीट एंड फीवर जनरल है, ठीक है ना। दो जगह देखिए, फीवर का पैथोलॉजी है अलग चैप्टर और हीट एंड फीवर इन जनरल अलग चैप्टर है। फिर स्वेट, पसीना है। फिर कंपाउंड फीवर, देखिए यहाँ पर फीवर को 3 भाग में बांट दिया गया है, फीवर पैथोलॉजिकल, हीट एंड फीवर जनरल और कंपाउंड फीवर। उसके बाद में कंडीशन इन जनरल और कंडीशंस ऑफ एग्रीवेशंस एंड एम्यूरेशंस इन जनरल, ये सारे चीज बॉनिफिकेशंस के को रखने के लिए है। उसके बाद में कॉन्कॉर्डेंस है और 54 में आपका वर्ड इंडेक्स है, ठीक है ना। तो ये पूरे 54 चैप्टर, 54 चैप्टर्स में बटा हुआ आपका यह BBCR है। काफ़ी थिक रिपोर्टरी है, 1 वॉल्यूम में है और इसके साथ में 140 दवा के कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स आपको इसमें उपलब्ध है। इसके चैप्टर को हम लोग अगर क्लासीफाई करना चाहेंगे, इन 54 से क्लासिफिकेशन चैप्टर को, तो हम लोग 2 ग्रुप बना सकते हैं, एक जनरल सेक्शन, रीजनल सेक्शन, है ना। जनरल सेक्शन और रीजनल सेक्शन, जिसमें लोकेशन, सेंसेशन, मॉडलिटीज, कॉन्कॉमिटेंट्स आता है। तो जनरल सेक्शन है माने कि जो जनरल को कवर करता है, और दूसरा रीजनल सेक्शन जो कि पार्ट को कवर करता है, और सभी में लोकेशन, सेंसेशन, मॉडलिटी, कॉन्कॉमिटेंट और क्रॉस रेफरेंस सभी जगह मिलेगा आपको। इसके जो चैप्टर के जो सब सेक्शन है, जैसे लोकेशन है, सेंसेशन है, तो उसमें जो लैडर बना हुआ है, उसमें जो सीढ़ी बना हुआ है वो है टाइम, उसके बाद में एग्रीवेशन, उसके बाद में एम्यूरेशंस, कॉन्कॉमिटेंट, उसके बाद में क्रॉस रेफरेंस। माने जब रिपोर्टरी के मेन रूब्रिक्स, सेकेंड रूब्रिक्स, थर्ड रूब्रिक्स, फोर्थ रूब्रिक्स, फिफ्थ रूब्रिक्स, ऐसे जगह पर है। इसका अरेंजमेंट जो है सो सभी जनरल रूब्रिक्स से शुरू होता है, उसके बाद में लोकल रूब्रिक्स होता है ना। जनरल हुआ, जनरल से लोकल हुआ, और सभी सेंसेशन को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में दिया गया है। टाइम, एग्रीगेशंस एंड एम्यूरेशंस दिया हुआ है और क्रॉस रेफरेंस दिया हुआ है, ये अरेंजमेंट हुआ। इसका टाइपोग्राफी जो है सो मेन रूब्रिक्स बोल्ड लेटर में दिया हुआ है, सब रूब्रिक्स को इटैलिक्स में दिया हुआ है, और रीजनल सेक्शन में लोकेशंस को इटैलिक्स में मेंशन किया गया है। राइट एंड लेफ्ट को L और R से लिखा गया है ना। राइट को R और लेफ्ट को R लिखा गया है, और साइड एफिनिटी ऑफ सम मेडिसिन दिया हुआ है कुछ जगह पर। इसके स्पेशल फीचर क्या है, यह कंप्लीट सिम्टम्स है, यह फीवर चैप्टर्स है, इसके अंदर में पैथोलॉजिकल जनरल है, एग्रीवेशंस एंड एम्यूरेशंस इन जनरल है, और क्रॉस रेफरेंस है। तो ये सारी बातें हम लोगों को मैं आज आपको केवल ओवरव्यू दिया हूँ, लेकिन इसके 2 महत्वपूर्ण चैप्टर को फिर अलग से भी अध्ययन करने का जरूरत है, पैथोलॉजिकल जनरल और फीवर टोटलिटी को। हम लोग उसको अलग से और जोड़ने का कोशिश करेंगे, इस को करें। आप देख रहे हैं, जब थेराप्यूटिक पॉकेट बुक्स को देखिएगा तो वहाँ पर चैप्टर की संख्या बहुत कम है, और यहाँ पर 54 चैप्टर में बढ़ा है, 54 चैप्टर्स, और सभी चैप्टर्स जो है सो आपको लाए गए हैं। उसका सोर्स बेस जो है सो कहाँ से है, वो वहाँ आपको थेराप्यूटिक पॉकेट बुक्स से है ना। एडिशन कहाँ से किया गया है, एंटीसोरिक रेमेडीज से किया गया है। तो ये जो है एक कंप्लीट प्योर रिपोर्टरी के रूप में माना जाता है। BBCR को प्योर रिपोर्टरी के रूप में माना जाता है, क्योंकि यह प्योर इंफॉर्मेशन आप लोगों को देता है। तो हम लोगों को ये चीज़ को दिमाग में रखना चाहिए कि प्योर इंफॉर्मेशन को पर ज़्यादा ध्यान चाहिए। कभी भी स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को आगाह करना चाहूँगा कि हमेशा जब पढ़ने का आदत डालिए तो मेन सोर्स में पढ़ने का कोशिश कीजिए, क्योंकि अनुवादित पढ़ेंगे या कोई ऐसा जगह से पढ़ेंगे जो कि इस पर किसी का कमेंट्री किया हुआ है, तो मूल भावना को नहीं समझ में आएगा। मूल भावना समझना बहुत जरूरी होता है, इसलिए पढ़ने का तरीका भी यह होता है कि हम लोग मूल भावना को समझें। आपके टीचर आपको क्लासरूम में हम लोग आपको पढ़ाते हैं, हम लोग आप लोग को गाइडलाइंस देते हैं, लेकिन पढ़ना आपका काम है, और पढ़ना और आपको ओरिजिनल पार्ट पे जाना आपको जरूरी है। इस बात को हम लोगों को समझ लेना
बहुत ही आवश्यक है कि ओरिजिनल पर हम कैसे जाएं, ओरिजिनलिटी पर हम लोग कैसे मेंटेन करें, और इसको करने से आपको काफ़ी सहूलियत होगा। तो छात्रों, इसके साथ में हम लोग ने कंप्लीट किया इस BBCR के ओवरव्यू को, है ना। एक पूरा विस्तृत दायरा मैंने आपको इसको बताने का प्रयास किया हूँ। इस पर एक और अलग से अलग अलग चैप्टर्स पर मैं कुछ थोड़ा बहुत जिक्र करूँगा किसी अगले क्लास में, लेकिन आज के दिन हम लोग इस BBCR को एक प्रैक्टिकल, क्लिनिकल, प्योर रिपोर्टरी के रूप में एक्सेप्ट करना चाहिए। इसको समझने का कोशिश करना चाहिए, क्योंकि इसमें जितना समझेंगे उतना बहुत सारे रूब्रिक्स जो कि आप केंट रिपोर्टरी में खोजना चाहिएगा नहीं मिलेगा, यहाँ पर आपको मिलेगा। फिर केंट रिपोर्टरी में जो रिपोर्टरी रूब्रिक्स मिलेगा यहाँ पर नहीं मिलेगा। जब केंट में जब आप आइएगा आगे चल करके, तो केंट के रिपोर्टरी के चैप्टर्स कुछ अलग अरेंजमेंट होंगे, इसके चैप्टर्स कुछ अलग अरेंजमेंट होंगे। लेकिन अगर आपका रचना का, स्ट्रक्चर का आपको आधार जानकारी नहीं होगा तो आपको पता ही नहीं होगा कि कहाँ पर क्या मिलना है। इसलिए आप इस रिपोर्टरी को उलटने का कोशिश कीजिए, उसके पन्नों को पलट पलट करके देखिए और हर एक चैप्टर को अपने दिमाग में बैठाने का कोशिश कीजिए। अगर दिमाग में बैठाएंगे तो आपको इसके विषय में आपके हैंड अपने बहुत अच्छे टूल्स के रूप में जब चाहिए, जैसा चाहिए, आप इसका इस्तेमाल कर सकेंगे। तो छात्रों, इन शब्दों के साथ मैं आज का यह लेक्चर को यहाँ पर समाप्त करता हूँ और हम लोग फिर अगले क्लास में फिर मिलेंगे। नमस्ते।